आप सभी का हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में स्वागत है। मैं इमरान खान आपसे डिस्कस करूंगा एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉर्मली जब आप एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपका पहला चैप्टर होता है वो है पाषाण युग यानी स्टोन एज। बट देयर आर फ्यू हिस्टोरियन दे स्टार्ट देयर हिस्ट्री विद द चैप्टर ऑफ द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। बट मैक्सिमम हिस्टोरियन अपनी बुक को स्टार्ट करते हैं इंडिया के फिजिकल मैप से। वाई? इसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि हिस्ट्री को आप समझ नहीं सकते जब तक आप किसी भी इलाके के फिजिकल मैप को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना है या समझना है तो आपको इंडिया के फिजिकल मैप को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि किसी भी इलाके का फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल मैप उस रिलीजन की हिस्ट्री को क्रिएट करने में एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। हिस्ट्री का और ज्योग्राफिया का बहुत डीप रिलेशन है। इसे ऐसा ही समझ लीजिए कि अंधे के हाथ में लाठी। तो ये ऐसा ही, हिस्ट्री अगर से एक अंधा है तो ज्योग्राफी एक लाठी है। हिस्टोरियन इसे ऐसा भी कहते हैं कि हिस्ट्री अगर से एक ड्रामा है, एक रोल प्ले है, ज्योग्राफी उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसपे इस रोल को, इस ड्रामे को परफॉर्म करना है। ठीक है जी। तो हम देखिए ये चैप्टर को, हमारी मतलब इंडियन एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को पढ़ना है हमें, तो हम भी है ना आपको फिजिकल मैप को आपको समझा देंगे। कोई भी बुक अगर से आप पढ़ेंगे तो 4 से 5 पेजेस आपको वहां पे पढ़ने को मिलते ही है। तो हम इस लेक्चर में आपको इंडिया के फिजिकल मैप को समझाएंगे जिसके जरिए आपको वो 5-6 पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी और आपको ये जो इंडिया का फिजिकल मैप है बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और फिर हम आपको ये भी समझा देंगे कि ये मैप जो है, फिजिकल मैप जो है, किसी इलाके की हिस्ट्री को किस तरीके से क्रिएट करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फिजिकल मैप को। इंडिया के फिजिकल मैप में हमारे पास माउंटेन्स है, माउंटेन से निकलने वाले रिवर्स है, मैदानी इलाके हैं, डेजर्ट है, प्लाटू है जिसे हम पठार कहते हैं, कोस्टल रीजन है और कोस्टल रीजन से सटे हुए समंदर है, सीज है। ओके, तो ये इनको अगर से आप जान लेते हैं तो गोया आपने है ना इंडिया के फिजिकल मैप को आपने समझ लिया। तो इसको है ना एक एक करके हम समझते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं, हिमालय से है ना नीचे तक आते हैं। तो इंडिया के फिजिकल मैप को हम समझेंगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्टर्न इंडिया से लेके गुजरात कठियावाड़ तक। बीच बीच में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा और कुछ हमारे पास इसके रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल डाटा है वो भी मैं आपको दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं हिमालय से। हिमालय जो है ना बहुत सारे रेंजेस से मिलकर बना हुआ है, ये इसके बहुत सारे रेंजेस है। ये आपको डिटेल में ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। हिमालय के मीनिंग क्या होते हैं? ये संस्कृत का वर्ड है हिमालय। इसके मीनिंग होते हैं रेस्टिंग प्लेस ऑफ आइस और स्नो, हम कह सकते हैं इसे। यहाँ बर्फ से देखें आप, बहुत सफेद सफेद नजर आ रहा है आपको, बर्फ पे बर्फ होता है इसलिए इसको ऐसा नाम दे दिया गया है। इकोनॉमिकली इसका ये इंपॉर्टेंट है कि जो बारिश होती है ना, बारिश वो इस तरीके से जाती है हवाओं से और हिमालय को टकरा के फिर इंडिया में बरसती है। और बहुत सारे इंडिया में और भी बहुत सारे पहाड़ है, उसको टकरा के नीचे यानी बारिश होती है। तो बारिश के बरसने में हिमालय एक बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाता है, अपना किरदार अदा करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जड़ी बूटियां मिलती है हमें और रिलीजियसली इसका, इंडिया के रिलीजियस पे इसका बहुत और भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि इसके रेंजेस जो है ना हिमालय के, देखो यहाँ से निकल रहे, हमको ये मत पता है हिमालय होगा जो नॉर्थ में बस इतना ही होगा, नहीं। बल्कि ये हिमालय देखिए, यहाँ से सुलेमान कीर्तन की पहाड़ियां, ये हिमालय की ही एक पार्ट है। ओके, इवन आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे रेंजेस दिख रहे हैं और ये यहाँ तक आते हैं,
तो ये अंडोमान निकोबार भी है, ये इंडिया का आइलैंड है, ये भी हिमालय का ही पार्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हिमालय जो बहुत बड़ा है, वर्ल्ड के बिगेस्ट माउंटेन्स में से एक है। और एक जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे जो माउंटेन है, यानी माउंटेन हिमालय की एक बहुत ऊंची चोटी जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय पे आती है, यानी हिमालय का हिस्सा है। अब देखेंगे हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका, हिमालय का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो हमारे हिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे बात करते हैं। हिमालय जो नॉर्थन साइड पर इंडिया की प्रोटेक्टिव वॉल है, इसे सेंटिनल कहते हैं। इसे किसी भी टाइम पर किसी भी जमाने में किसी भी हमलावर ने क्रॉस करके इंडिया पे हमला नहीं किया। दैट वाज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सका, क्योंकि इतना ऊंचा हिमालय है, इसमें रास्ते भी नहीं है। तो किसी भी हमलावर ने इधर से कभी हमला नहीं किया, ना ही इंडिया के किसी रूलर ने इसको क्रॉस करके इधर हमले किया। दो मरतबा ऐसी कोशिश हुई है, ऐसे एफर्ट हुए हैं। एक मोहम्मद बिन तुगलक, इसके पास बहुत बड़ी फौज थी, इसने सोचा था कि मुझे है ना हिमालय क्रॉस करके चाइना पे हमला करना है, बट ये फेल हो गया था। इसने फौज भेजी थी और उसकी आधी फौज एक रास्ता भटकने की वजह से और दूसरा तूफान की वजह से मर गई थी। दूसरा ऐसा एफर्ट हुआ है, यहीं पर है ना बख्तियारुद्दीन इख्तियार खिलजी करके एक रूलर था बंगाल का, तो उसने सोचा था कि मुझे है ना ये जो रीजन है यहाँ से क्रॉस करके मैं है ना सेंट्रल एशिया पे हमला करूंगा, बट वो भी फेल हो गया था। ओके जी। अच्छा, तो फिर इंडिया पे हमले कहाँ से हुए? जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये है ना, ये जो रेंजेस है सुलेमान कीर्तन की पहाड़ियां, ये हिमालय की ही पार्ट है, बट ये छोटे छोटे रेंजेस है और इसमें है ना दर्रे है, वैलीज है, छोटे छोटे पासेस है। तो दो पास है हमारे पास, एक यहाँ पर है खैबर पास और यहाँ पर है बोलन पास। तो ये दो जगहों से इंडिया पे हमले हुए। यहाँ से जितने हमलावर आए हैं, चाहे आप द्रविडियन, आर्यन, उसके अलावा आप देखेंगे ग्रीक आए हैं, सिकंदर जो अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर के बाद बहुत ग्रीक हमले इन्वेजन हुए हैं, शाक थे, कुषाण थे, पार्थियन थे और सीथियन थे। ऐसे ही है ना बाद में और अरब आए हैं, तुर्क आए हैं, मंगोलों ने हमले किए। तो ये जितने भी हमले हुए हैं तो इसी जगह से हुए थे, छोटे छोटे दर्रे हैं यहाँ से, ये दो दर्रे। और उसमें भी मैक्सिमम जो हमले हुए हैं वो है खैबर पास से। अतः खैबर पास से ही क्यों है, बोलन पास से क्यों नहीं हुए, तो इसको समझते हैं। देखिए, जो बोलन पास है ना, तो बोलन पास से कोई भी हमलावर आया है तो उसके लिए डिफिकल्ट क्या था पता है? यहाँ पे बलूचिस्तान है जो खुद है ना कभी रेतीली जमीन है, कभी यहाँ पे है ना आप देखेंगे यहाँ पे दलदली इलाके है, और आप यहाँ देखेंगे ये रेगिस्तानी इलाका है इंडिया का। तो किसी हमलावर को यहाँ से अगर से इंडिया पे हमला करता है और रास्ता भटक जाता है गलती से भी, तो सारे की सारी फौज का मरना तय है, दलदल में फंस जाएंगे या फिर रेगिस्तान में फंस जाएंगे। तो बहुत बड़ा रिस्क था, तो इसलिए कोई भी इधर से नहीं आता था। आया समझ में? ना इधर से जाता भी नहीं था कोई। तो ये एक रास्ता था इंडिया का, ये बस एक जो मैं आपको कह रहा हूँ खैबर पास, तो यहीं से ज्यादातर हमलावर इंडिया पे हमले उन्होंने किए हैं। ओके, ये चीज आपने समझी। सेकंड चीज आपने हिमालय के रिगार्डिंग और ये समझना, सेकंड थिंग जो हमने ये समझना है कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स निकलती है। एक तो यहां से सिंध जाती है जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बीचों बीच से, और पूरे पाकिस्तानी इलाके को ये फर्टाइल करते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा मैदानी इलाका है पाकिस्तान का। ओके, तो ये सिंध की वजह से। अच्छा, एक चीज आपको समझना है, इंडिया का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो इसके पीछे सिंध रिवर है। वो कैसे, आपको बताता हूं। जब ग्रीक इंडिया में आए हैं तो ग्रीक को है ना सिंध प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो सिंध को उन्होंने नाम दिया था इंडस। और इंडस यानी सिंध के इधर के रहने वाले लोगों को वो कहते थे इंडियन, तो इसीलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। ऐसे ही जब अरब जो आए थे, तो अरब को भी है ना उनके पास है ना उनको सिंध प्रोनाउंस करना नहीं आता था, वो सा को है ना हा पढ़ते थे, हा। तो सिंध को उन्होंने हिंद पढ़ा और सो हिंदस बोलते थे, और इधर के रहने वाले लोग को वो हिंदुस्तानी कहते थे। ओके, तो अरबों की वजह से हिंदुस्तान,
और ग्रीकों के वजह से भारत का नाम इंडिया। ओके जी। और हमने ये भी समझना है, देखिए एक वर्ड होता है फारसी का है जिसके मीनिंग होते हैं, वो बताता हूं आपको। फारसी में आपको कहते हैं पानी, पंच को कहते हैं पांच। तो सिंध के जो है ना ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं यहाँ पे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ऐसे ये 5 रिवर होते हैं। तो ये 5 रिवर की जो जमीन है या लैंड है, इससे हम कहते हैं पंजाब। तो ये पूरा जो इलाका है 5 रिवर की वजह से पंजाब का इलाका कहलाया गया। ओके। ऐसे ही यहाँ से है ना गंगा रिवर निकलती है जो जाके है ना बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। ओके। यहीं से है ना यमुना निकलती है जो दिल्ली आगरा होते हुए बाद में जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये जो गंगा और यमुना रिवर है, ये है ना इंडिया के जो ये रीजन है यूपी बिहार का, ये पूरे रीजन को ये फर्टाइल करती है और ये मैदानी इलाका बनाती है। ये 2 रिवर की वजह से जो निकले हैं कहां से, हिमालय से। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर है जो हिमालय से यहाँ से निकलती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गंगा यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने क्या किया है, ये पूरा मैदानी इलाका बनाया है। तो एंशिएंट इंडिया की बात अगर से हम करते हैं, एंशिएंट इंडिया की, तो ज्यादातर जो है ना एम्पायर बने हैं तो वो इसी रीजन में बने हैं। चाहे आप बिहार में मगध का ले लो, पाटलिपुत्र मगध का ले, बड़े बड़े एम्पायर स्टार्ट हुए, महाजनपदास जो बने हैं वो इसी रीजन में बने हैं। आर्यन जो सेटल हुए हैं पंजाब, और पंजाब के बाद यूपी के रीजन में सेटल हुए हैं, क्योंकि ये मैदानी इलाका था। बाद में एम्पायर भी जो बनना शुरू हुए हैं, नंद डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, बाद में गुप्त एम्पायर, वो इसी रीजन में आपको मिलते हैं। और उनका जो सेंटर था वो था पाटलिपुत्र या मगध जो बिहार में आता था। इसके अलावा कुछ है ना और भी छोटे छोटे एम्पायर बने हैं, उनका जो सेंटर था वो कुछ यहाँ पर, कुछ दिल्ली और उसके एतराफ में। ओके जी। तो क्यों है, क्योंकि ये जो रीजन है रिवर्स की वजह से फर्टाइल हुआ है, मैदानी इलाका है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाती थी। ओके। नेक्स्ट थिंग जो हमने और समझना है वो एक एक करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास एक रेगिस्तान है जिसे हम कहते हैं थार का रेगिस्तान। यहाँ से एक पहाड़ी गुजरती है, माउंटेन है जिसे हम कहते हैं अरावली। अरावली, ओके जी। ये ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, बहुत पुराना। अब इसका आपसे रिलेशन क्या है, ज्योग्राफी में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको है ना ब्रीफली इसको बता सकूं। हमने आपको बताया था कि बारिश इंडिया में होती है ना, वो इस साइड से हवाएं चलती है, बादल इस तरीके से जाते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं और फिर बरस जाते हैं, और ऐसी है ना यहाँ से भी गुजरते हैं। बट ये जो पहाड़ है ना ये खड़ा है, ये ऐसा, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश है ना इसके ऊपर से निकल जाती है। अगर से ये आड़ा होता है, ऐसा होता, तो बारिश इससे टकराती है और फिर है ना ये रेगिस्तान के इलाके में बरस जाती, जहां पे फिर वो डेजर्ट नहीं रहता। तो अरावली पहाड़ के इस तरह आड़ा होने की वजह से जो राजस्थान है वहां पे रेगिस्तान बन गया, क्योंकि बारिश ही नहीं होती। ओके जी, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है वो है विंध्याचल के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास है विंध्याचल। ओके जी, ये रेंजेस है, नीचे सतपुड़ा भी है। ओके, छोटे छोटे इसके रेंजेस है। तो विंध्याचल इंडिया को 2 अलग अलग ब्लॉक में बांट देता है, नॉर्थ साउथ। साउथ को दक्कन कहते हैं, दक्कन के मीनिंग ही है ना साउथ आते हैं। ओके जी। तो नॉर्थ का कल्चर हर दौर में आज भी अलग रहा है, साउथ का अलग रहा है, दोनों के हमेशा हर दौर में है ना कॉन्फ्लिक्ट चली है। वो है ना आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी है ना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक चीज आपने ये समझना है कि विंध्याचल ये पहाड़ी है जो इंडिया को 2 ब्लॉक में अलग अलग बांट देती है। ओके जी। इंडिया जो है ना एक ही रहा है, लेकिन है ना कल्चर ही है ना ये 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। ओके जी। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो जिसने है ना दिल्ली पे हुकूमत की है, दिल्ली पे है ना जिसकी रूल रहा है, तो उसको बहुत मुश्किल हुआ है कि उसने साउथ कंट्रोल करना। चाहे आप है ना बहुत ऐसे बड़े बड़े रूलर थे जिन्होंने है ना, किसी ने मगध से रूल किया जैसे कि अशोक,
उसने पूरे साउथ को है ना कंट्रोल किया है, लेकिन तो भी है ना उसके रीजन से, ये जो है ना नीचे की जो रीजन है, चेर चोरा पांडे, ये उसके रूल में नहीं रहे हैं। मुगल एम्पायर के टाइम पे इनिशियल में अकबर ने भी है ना साउथ पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं था। औरंगजेब के रूल तक है ना साउथ पूरा जो है ना इंडिया है ना मुगल के अंडर में था, लेकिन फिर है ना वो निकलना शुरू हो गया था। सबसे पहले जो निकला था वो साउथ का रीजन था। ओके जी। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी ये साउथ को कंट्रोल करना इजी नहीं रहा, और साउथ का रीजन ही है जो बहुत जल्दी उन्होंने है ना बगावत किए थे, उन्होंने रिवॉल्ट किए थे। तो विजयनगर एम्पायर बना था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, यहाँ पे बहामनी एम्पायर बना था। ओके जी। तो ये हमें समझ में आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो रही है ना नॉर्थ की साउथ की, ये हमेशा रही है, क्योंकि साउथ को कंट्रोल करना इजी नहीं रहा नॉर्थ से। ओके जी। उसके पीछे और भी एक रीजन है जो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट थिंग, हमने ये भी देखा है कि औरंगजेब के टाइम पे है ना यहाँ पे साउथ में ही महाराष्ट्र के रीजन में मराठाओं ने रिवॉल्ट किया, शिवाजी महाराज ने, वो भी साउथ में आ जाते हैं, डेक्कन में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये भी हमें समझ में आता है कि नॉर्थ से साउथ को कंट्रोल करना हर टाइम पे इजी नहीं रहा। तो ये था विंध्याचल। आपको मालूम है विंध्याचल की मीनिंग क्या होती है? विंध्याचल की मीनिंग होती है शिकारी यानी हंटर, और उसके नीचे है ना ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं पठार। ओके, ट्रायंगल बनाता है पठार प्लेटो। आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि ये पठार बने कैसे है। जैसा हमने आपको कहा है कि नॉर्थ से साउथ को कंट्रोल करना इजी नहीं रहा, बहुत मुश्किल गया है। उसका रीजन ये था कि दो ब्लॉक बनते हैं, और साउथ का जो रीजन है कल्चरली रीजन नॉर्थ से अलग रहा है। ओके। सेकंड थिंग जो है ना यहाँ के जो रूलर थे साउथ के, उन्होंने है ना अपने जो इलाके का पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिकल फीचर है उसको यूज किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक एक दो एग्जांपल लेता हूँ आपको। मलिक अंबर है, शिवाजी महाराज है, शाहजी राजे हैं, उन्होंने है ना गोरिल्ला गोरिल्ला वारफेयर लड़ी है, मतलब छुप के अटैक कर देना फिर भाग जाना, यानी इस इलाके का उन्होंने यूज किया है, अपनी वार टेक्निक्स बनाई है। नॉर्थ से जो मिलिट्री आती थी वो मैदान में लड़ना उनको आता था, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में जंगलों में लड़ना उनके लिए आसान नहीं था। तो फिर है ना ये ऐसा बहुत डिफिकल्ट गया है नॉर्थ को साउथ को कंट्रोल करना। तो ये देखिए सिर्फ है ना मिडिवल की बात नहीं कर रहे, एंशिएंट इंडिया में भी ऐसे ही हुआ है। बात करेंगे गुप्त एम्पायर की, तो गुप्त एम्पायर ने भी नॉर्थ के साइड पे उसने अच्छा रूल किया है बड़े टेरिटरी पर, लेकिन जो साउथ का रीजन है उसको कंट्रोल नहीं कर सका। समुद्रगुप्त जो है ना उसने अटैक किया था, हमारे पास रेफरेंस है कि उसने अटैक करके वापस चला गया, लेकिन है ना हुकूमत वहां पे स्थापित नहीं किया उसने अपने, बस अटैक करके चला गया था। ओके जी। सेकंड थिंग जो हमने ये समझना है कि जस्ट अ सेकंड, कि ये देखिए ये यहां पर है ना कोस्टल रीजन है हमारे पास। ओके, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट और इसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्ट को हमें ना देखो इधर एक इसको कोकन भी कहते हैं, कोकन का कोकन को कोकन कोस्ट भी कहते हैं, या फिर आमतौर पे हम इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं, पूरे रीजन को मालाबार, और इसको हमें ना कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। एक तो कह रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, लेकिन एक और भी नाम है इनके, इधर का नाम है कोरोमंडल और इधर का नाम है माराबाल कोस्ट। ओके जी। अब यूरोपियन जो आए थे, चाहे आप पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश या फिर फ्रेंच, इन्होंने है ना अपनी जो कॉलोनीज बनाई थी, अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी, ये कोस्टल रीजन पे बनाई थी, इन्हीं कोस्टल रीजन पर। ओके जी। क्यों? क्योंकि इनको है ना यहाँ पर उनकी जो ट्रेड थी, क्योंकि उनको यहाँ पे है ना एक तो पोर्ट मिल जा रहे थे, हर्बा मिल जा रहे थे। सेकंड चीज उनको जो उनकी जो चीज थी, जैसे उनको मसाले चाहिए थे और भी जो चीजें उनको चाहिए थी, यहाँ से उनको ट्रेड करना इजी चल जाता था। ओके जी। तो आपको हमको ये भी मिलेगा कि ये कोस्टल रीजन की वजह से, ये पहाड़ी रीजन है, यहाँ पे पानी बहुत बरस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चावल की खेती होती है, और साथ में यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा मिकदार में वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके जी। तो मसाले मसाले में सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और चीज जो आपने समझना है वो ये कि आज भी देखिए यहाँ पर है ना ये कोस्टल रीजन की वजह से, ये कोस्ट जो बने हैं ना इस वजह से यहाँ पे है ना चंदन वगैरह बहुत ज्यादा पहाड़ी रीजन में मिलती है, मसाले मिलते हैं साथ में चंदन, और ऐसी बहुत सारी चीजें मसालों में मिल जाते हैं यहाँ पर। ओके। और देखिए एक दो चीज और समझ जाइए, ये पहाड़ी रीजन है ना, ये कोस्टल, ये पहाड़ी है, पूरी वेस्टर्न घाट है ना, ये पहाड़ी है। तो यहाँ से है ना रिवर्स निकलती है, जैसे कि यहाँ से रिवर निकलेंगी,
कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। ओके जी। यहाँ से जो विंध्याचल है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है महानदी। ओके, यहीं से एक रिवर निकलती है नर्मदा, और ये तापी। ओके, विंध्याचल से तो पहाड़ों से रिवर निकल रहे हैं। ज्योग्राफी में रिवर के बारे में आपको है ना डिटेल के साथ पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज सिर्फ क्लियर कर दूं आपको कि इंडिया में जितने भी मतलब इंडिया का जो स्लोप है वो इस साइड से है, ये ऐसा गया है। ओके जी, ऐसा। तो जितने रिवर फ्लो होते हैं वो ऐसे ही फ्लो होते हैं। बट दो रिवर ऐसे हैं जैसे कि तापी और नर्मदा जो विंध्याचल से निकलते हैं, और ये जो अरबियन ओशन है उधर जाके है ना ये गिर जाते हैं। सिर्फ दो रिवर, और ये अपना डेल्टा नहीं बनाते, बाकी सारे रिवर डेल्टा बनाते हैं। अब इसका क्या रीजन है वो ज्योग्राफी में आप पढ़िए। ओके जी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका है इंडिया से सटा हुआ। इधर जो है ये जो समंदर है जिसे हम है ना बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको अरेबियन सी कहते हैं, और नीचे है ना इंडियन ओशन है ये समंदर। ओके, तो इतनी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ये ज्योग्राफिया के इंडिया का जो है फिजिकल ज्योग्राफिया है, बस इतनी चीजें आपको पता हो जाती है तो आपको फिर इंडिया की हिस्ट्री को समझना इजी चला जाएगा। विदाउट ऑफ दिस थिंग यू कांट अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री प्रॉपरली। प्रॉपरली नहीं बल्कि आपको समझ में ही नहीं आएगी। हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है तो फिजिकल जो इंडिया का मैप है उसे समझना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना है। बाकी और भी है हमारे पास मैप है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली है ना, और भी बहुत सारी चीजें आपको इससे पढ़कर समझने में आसानी हो जाएंगी। और ये है एक मैप जिसमें आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ लोकेट करता